सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिज्ञा लॉ एकेडमी ऐप से ये जो है लाइव क्लास चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी एमपी एडीपीओ की न्यू बैचेस स्टार्ट हुई है और इसमें हम आपको लाइव क्लासेस जो है फ्री क्लासेस चल रही है ये। और जो है 4 स्टेट की एग्ज़ाम, एमपी सिविल जज, बिहार सिविल जज, यूपी हायर जुडिशरीज की एग्ज़ाम, एचजेएस, यूपी एचजेएस एंड राजस्थान सिविल जज, ये छत्तीसगढ़ सिविल जज, ये 4 स्टेट के जो है मतलब 5 स्टेट के सभी एग्जाम में आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ये कॉमन सब्जेक्ट है। मेजर लॉ आपको जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 सब्जेक्ट तो आपको हर जुडिशरी एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज का जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, ये एमपी एडीपीओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको कम टाइम में ही सारा पढ़ा देंगे, रिवीजन करवा देंगे। और जो 3 मेजर एक्ट और है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, तो ये तीनों को हम आपको ये भी कम टाइम में ही आपको करवा देंगे। हमारी क्लास में हम फास्ट पढ़ाते हैं और याद भी करवा देते हैं, ट्रिक्स भी बताते हैं, इससे आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम प्रीएम्बल देख लेते हैं। तो प्रीएम्बल में मतलब सबसे पहले ये है कि प्रीएम्बल जो है उसके उद्देश्य का मतलब प्रीएम्बल का मतलब है उद्देशिका, और उद्देशिका क्या कहती है, उद्देशिका का बनाने का उद्देश्य क्या है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में उद्देशिका जो बनाई गई है, प्रस्तावना जो है प्रीएम्बल है, उसको बनाने का उद्देश्य क्या है। तो ये जो है कानून के उद्देश्य को बताने में सहायता करती है उद्देशिका के, कानून का बनाने का इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा है। और ये जो 2 तरह से इस कानून की व्याख्या करती है या सहायता करती है कानून, ठीक है। तो एक तो है आंतरिक और एक है बाह्य। तो एक तो इंटरनल तरह से ये सहायता करती है, व्याख्या करती है, और एक ये बाहरी करती है, एक्सटर्नल। तो आंतरिक में क्या करती है, जो कानून लिखा है, जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, या मतलब जो भी कानून लिखा गया वही है ना, उसका वही अर्थ होगा जो लिखा गया है। उसके बाद बाहरी कैसे करती है, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करने में सहायक है। भाई एक तो जो संसद ने बनाया है कानून, उसकी व्याख्या करने में सहायक है। तो किस शब्द का क्या अर्थ है, ये निर्वचन खंड में किस शब्द का क्या अर्थ है, ये निर्वचन खंड में लिख दिया जाता है। कानून का निर्वचन विधायिका के आशय को जानने के लिए किया जाता है, और न्यायालय के निर्णय, टीका टिप्पणी, संसद के विधेयक, ये इन चीज़ों के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो प्रीएम्बल होती है उसकी आवश्यकता होती है उद्देशिका की। तो ये जो इंटरप्रिटेशन का जो है ये सब्जेक्ट उसमें है, राजस्थान सिविल जज में, उसके लिए हेल्प करेगा। बाकी आपको मतलब प्रीएम्बल में से क्या पूछा जाएगा एमपी एडीपीओ में, उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं। तो आपको सिर्फ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करवाएंगे। तो उद्देशिका है ना, तो मतलब ये जो है उद्देशिका मतलब उद्देश्य जो है उसको कानून के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, प्रोविजंस को बताने के लिए उसका उद्देशिका का सहारा जो है लिया जाता है। अब उद्देशिका जो लिखी है हमारी, हम भारत के लोग, ये जरूर आपको याद होना चाहिए। हर स्टूडेंट को, हर जुडिशरी एग्जाम एस्पिरेंट्स को जो उद्देशिका जरूर याद होनी चाहिए। आप एमपी एडीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उद्देशिका जरूर याद करिए, एक एक कीवर्ड्स आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल जो है ना, ये इंटरव्यू में के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ये जरूर याद करिए। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितना तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह का न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितनी तरह की है,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है। 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। और फिर आगे आते तो पहले तो न्याय बताया गया है उद्देशिका में, तो 3 तरह का न्याय है, 5 प्रकार का जो है इसका 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो ये जरूर याद करिएगा। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, कितनी प्रकार का न्याय दिया है उद्देशिका में, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो आपको ये याद करके रखना है। क्रम याद रखना है, एक तो क्रम बहुत ज़रूरी होता है याद रखना। ठीक है, क्रम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में किसकी समता, कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ये तारीख आपको जरूर याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट तारीख है, भारत के संविधान के इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट तारीख है। 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी। मिति भी याद रखना है, मिति मार्गशीर्ष थी। कौन सा था, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी थी। ठीक है, शुक्ल सप्तमी थी। और संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक वर्ड आपको याद करना है, प्रियम्बल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्वेरी है, आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं पर्सनली हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 7223063319 पर आप हमें व्हाट्सअप करके ये ले सकते हैं क्वेरी। और हम ये यूट्यूब पर भी ये वीडियो अपलोड कर देंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम सब कॉन्टेक्ट नंबर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और ये जो ऐप है इसका लिंक भी, प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी ऐप से ये क्लासेस चल रही है, तो यहाँ इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आपको जो क्लास ज्वाइन करना है, कैसे करना है, वो सारी डिटेल हम आपको बता देंगे। फ्री क्लासेस भी है, फ्री लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल होगी इसमें ही, इस ऐप पर, प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी ऐप पर, और आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगी। और पेड कोर्स भी हमारा, उसमें हम आपको टेस्ट भी अवेलेबल करवा रहे हैं और क्लासेस भी है जिसमें हम आपको सब कुछ थ्योरी डिटेल में पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज आपको हम क्लियर करवाते हैं। यहाँ तो हम फर्स्ट रिवीजन करवा रहे हैं फ्री क्लासेस में, आपको बस रिवीजन ही मिलेगा और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह कैसे याद करना है वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद जो है हाँ, फ्री टेस्ट भी आपको यहाँ पर प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी ऐप पर डेली आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल होगा, आप फ्री टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें एमपी जीके, एमपी एडीपीयू के लिए है, तो एमपी जीके का टेस्ट, करंट अफेयर्स का, और जो है लॉ सब्जेक्ट का अभी जो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट आपको फ्री अवेलेबल रहेगा। डेली इवनिंग में आपको ये टेस्ट दे सकते हैं आप, मतलब किसी भी टाइम दे सकते हैं टेस्ट, तो इसमें हम क्रिएट कर देंगे और आप बस आपको कभी भी दे सकते हैं, ऐसा कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है उसमें, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का हम टाइम उसमें जो है मेंशन कर देंगे, तो आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं उद्देशिका में, मतलब 5 सिद्धांत बताए गए हैं ना। उद्देशिका में 5 सिद्धांत बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? पहला है सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, प्रभुत्व संपन्न है। सेकेंड है सोशलिस्ट, समाजवादी,
तीसरा है सेक्युलर पंथनिरपेक्ष, चौथा है डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक, और पांचवा है रिपब्लिक गणराज्य। ठीक है, रिपब्लिक गणराज्य। तो SS आपको कैसे याद रखना है, ट्रिक्स में बताती हूँ। SSDR, SSDR, S से हो गया सेवरेन, फिर S से हो गया सोशलिस्ट, फिर S से हो गया सेक्युलरिस्ट सेक्युलर, और D से हो गया डेमोक्रेटिक, और R से हो गया रिपब्लिक। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है याद करने की। और अगर आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगा है और ट्रिक्स वगैरह सब कुछ अच्छी लग रही है, तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है, और आप किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहते हैं, और आप मतलब कुछ इसमें संशोधन चाहते हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके में संशोधन चाहते हैं, या आपको फास्ट पढ़ना है, या आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप वो भी हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, नए चैनल पर आप सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ में चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ एक मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये जो वीडियो है सभी लोगों को शेयर कीजिए, जो स्टडी ग्रुप में हैं आपके, उनको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो हमारा उद्देश्य मतलब बड़ी बड़ी फीस लेकर के पढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है हम सबकी परेशानियों से वाकिफ़ है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत है, तो हम नहीं चाहते हैं किसी को परेशान करना। हमें पता है कि 30-30 हज़ार की फ़ीस, 60-60 हज़ार की फ़ीस नहीं दे पाते LLB स्टूडेंट्स जो जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी का सिलेक्शन हमारा उद्देश्य है कि कोई भी सिलेक्शन से रुक ना जाए। वैसे तो आप सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ सकते हैं, अगर जिसके अंदर जुनून है, जिसने ठान लिया, जिसने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, जिसको बनना ही है, सिविल जज बनना है, जिसको ADPO बनना है, वो तो बनेगा ही, चाहे वो कोचिंग करे या ना करे, सेल्फ स्टडी करके भी बन सकता है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये है कि हमसे अगर हमारे पास कोई नॉलेज है और हम अगर आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, तो हम आपको फ्री में वो चीज़ें अवेलेबल करवाएं जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करवाते हैं। और आप इतनी बड़ी फ़ीस पे नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं, LLB स्टूडेंट्स है और बेरोज़गारी है भी, तो आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आपको कोर्ट भी जाना है, तो और प्रैक्टिस में तो कोई पैसा मिलता नहीं है, तो इसलिए बस हम आपको फ्री में ही ये नॉलेज अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप सबके साथ हूँ मैं, आप सभी की शुभचिंतक हूँ। हाँ, एक तो ये हो गया उद्देश्य का। अब दूसरा होता है स्रोत। ठीक है, तो स्रोत क्या है ना, उद्देश्य का जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्रोत क्या है, कहाँ से लिया गया है। उद्देश्य का को मतलब हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें उसका उद्देश्य का जो स्रोत है वो क्या है, तो हम भारत के लोग जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वही स्रोत है। ठीक है, और मतलब किसके लिए बनाया गया है, तो भाई भारत के लोगों के लिए बनाया गया है, भारत के लोगों ने बनाया है, तो स्रोत कौन है, भारत के लोग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब उद्देश्य का तीसरे नंबर पे आता है उद्देश्य, मतलब उद्देश्य का तो क्या उद्देश्य आता है। अब उद्देश्य तो क्या उद्देश्य है, तो पहला है न्याय। ठीक है, न्याय प्रदान करना, न्याय की प्राप्ति करवाना, ये उद्देश्य है उद्देश्य का बनाने का। तो तीसरा नंबर पे आता है उद्देश्य। आप नोट करते जाइए और डायरेक्ट लेकर के बैठिए, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के बैठिए। तो न्याय कितने तरह का, 3 तरह का हमने पहले ही बता दिया था आपको। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता कितनी प्रकार की, तो 5 प्रकार की हमने पहले बता दी थी, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के। हमने क्या बता दी भी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है।
तो आपको याद करना है किस तरीके से, वो हम आपको बता रहे हैं कि मेंस के भी आप नोट्स आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। हम मेंस का भी इसके साथ ही करवाते जा रहे हैं, प्री के साथ में। आगे जाइए, उद्देश्य का पढ़ने के बाद हम आपको फास्ट रिवीजन करवाएंगे, मतलब फास्ट तरीके से पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाएंगे बस जो एग्ज़ाम में आती है, क्योंकि बहुत स्लो पढ़ाने से तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं होगा, क्योंकि 4 मेजर एक्ट हैं आपके पास, तो चारों मेजर लॉ को आपको पढ़ने के लिए फास्ट ही पढ़ना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ना पड़ेगा। तो अब तीसरा जो है समता। समता कितनी तरह की? तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। समता क्या मतलब? समानता। समानता कितनी प्रकार की? दो तरह की, तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ठीक है। और चौथा बंधुता। चौथा बंधुता की बात करता है, तो बंधुता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। बंधुता में क्या आता है? व्यक्ति की गरिमा भी आती है और राष्ट्र की एकता और अखंडता आती है। चौथा संविधान के अधिनियमित होने की तारीख, ठीक है। उद्देश्य हो गया, उद्देश्य कितने तरह का है? 4 तरह का उद्देश्य है। एक तो न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है मतलब कि समानता है, और चौथा है बंधुता। अब उसके बाद आता है हमारे पास चौथा सिद्धांत है ना, चौथा सिद्धांत। 3 सिद्धांत हो गए हमारे, चौथा सिद्धांत है संविधान के अधिनियमित होने की जो तारीख है वो आती है। तो हम भारत के लोग का वो मतलब जो संविधान अधिनियमित होने की तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, तो ये तारीख है, ये हमको याद रखनी है। और है ना, अब हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का क्या मतलब है? उद्देश्य का मैं सबसे पहले दिया है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब है कि भारत के लोगों ने संविधान बनाया है, हम भारत के लोग हैं और हमने मिलकर ही संविधान बनाया है, ठीक है। भारत के लोगों ने संविधान बनाया है। और संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का जो अर्थ है सॉवरेनिटी का, सॉवरेन का अर्थ जो होता है वो है जनता में निहित होना, है ना। यहाँ पर हमारे देश में जो संप्रभुता का जो अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका अर्थ है संप्रभुता का जनता में निहित होना, मतलब ये जनता का शासन है, लोकतंत्रात्मक शासन है, ठीक है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने ये कहा था, ठीक है। तो संप्रभुता का अर्थ देश को अपने निर्णय लेने की खुद की स्वतंत्रता और शक्ति होती है। है ना। और इस जो है भारत जो है 15 अगस्त 1947 को बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, और अर्थात विदेशी सत्ता से बिल्कुल मुक्त है, और अपनी आंतरिक विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब किसी का बाहरी दबाव थोड़ी, बाहरी नियंत्रण नहीं है, पूर्णतया स्वतंत्र है भारत अपनी विदेशी नीतियों को, सबको अपने खुद ही उसका नियंत्रण है, और भारत सोवरेन राष्ट्र है और उसको बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है, स्वतंत्र है। और इस प्रकार से वह आंतरिक तथा बाहरी सभी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण और व्यवहार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। अब जो संप्रभुता भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है विधिक संप्रभुता और एक होती है राजनीतिक संप्रभुता। तो विधिक संप्रभुता संविधान में है, ये केशवानंद भारती के मामले में डिसाइड किया गया था। संप्रभुता संविधान में है, ये डिसाइड किया था केशवानंद भारती के केस में, ठीक है। तो ये जो है विधिक संप्रभुता भारत के संविधान में निहित है, और राजनीतिक संप्रभुता जो है वो राजनीतिक संप्रभुता जनता में है, ठीक है। राजनीतिक संप्रभुता भाई जनता का शासन है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो जनता का शासन है, जनता के द्वारा किया जाता है, तो राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित है, क्योंकि जनता मतलब अपना एक नेता चुनती है, चुनाव होते हैं और वोट देती है जनता, और अपना नेता खुद चुनती है, और अपने नेता के माध्यम से जनता राज्य करती है, शासन करती है। तो समाजवादी शब्द जो है 1976 में 1976 में 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था,
उसमें ये समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया था। समाजवाद की कोई जो है सुनिश्चित परिभाषा तो नहीं है, किंतु सर्वमान्य रूप से आर्थिक न्याय में समाजवाद की कल्पना की जाती है और समाजवादी सरकार देश के लोगों को सामाजिक आर्थिक क्रांति के द्वारा खुशहाल बनाने का प्रयास करती है, जिसे पूरा करने के लिए वे उत्पादन के मुख्य साधनों पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया है, इसलिए सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया है और आवश्यकता अनुसार कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के उद्यम साथ रहते हैं। मतलब इसमें सार्वजनिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो पब्लिक सेक्टर है वो और प्राइवेट दोनों साथ में रहते हैं। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब समाजवादी का जो लक्ष्य होता है आर्थिक समानता, ये आर्टिकल 39 में दिया गया है, जो राज्य के निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भाग 4 में 39 जो आर्टिकल है उसमें दिया है आर्थिक समानता। और अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख 38 में दिया गया है, आर्टिकल 38 में। हर व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख के साधन देना, ये सब समाजवाद का लक्ष्य है। और पंथनिरपेक्ष आता है। पंथनिरपेक्ष ये भी 1976 में 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, इंसर्ट किया गया है, इंसर्टेड। तो पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। भारत में मौजूद सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता और समान आदर प्राप्त है और भारतीय संविधान ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी की है। हमारा देश पंथनिरपेक्ष है और ये जो है आर्टिकल 15, 16 और 17 में दिया गया है। हमारे संविधान का लक्ष्य है कि लोगों को अपने अपने धर्मों का पालन करना चाहिए, उन्हें रोका नहीं गया है और लोगों को धार्मिक आचरण की पूरी स्वतंत्रता है। धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन फिर भी धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान की विशेषता है। जो धारण करे वो धर्म होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस में लिया गया है हमारे देश में इस धर्मनिरपेक्ष, जो हमारे देश में सकारात्मक अवधारणा है पंथनिरपेक्षता धर्म के मामलों में। तो राज्य को धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन धार्मिक मामलों में शामिल होने का अधिकार है। भाई शामिल तो हुआ जा सकता है, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करता है धार्मिक मामलों में। भाई अपना धर्म में जैसा लिखा है, जो जैसा आचरण करना चाहता है, जैसा नियम उसमें लिखा है धर्म में, वो उस अनुसार अपना व्यवहार कर सकता है, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये जो उद्देशिका को इतना डिटेल में करवाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो हर तरह से आपको प्रीएम्बल अच्छे से याद होना चाहिए, हर क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए। पंथनिरपेक्षता में व्यक्ति को अबाध रूप से अनियंत्रित रूप से स्वतंत्रता नहीं होती है। मतलब वो अनियंत्रित कैसे भी तरीके से वो जो है कि धर्म का आचरण नहीं कर सकता है। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और इसमें स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं होती है। मतलब इसमें मतलब देश का अगर अशांति हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है इस तरह से, तो ऐसा धर्म का पालन नहीं करने दिया जाएगा, है ना। तो देश के खिलाफ है, अगर संविधान के खिलाफ जा रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है समाज का, तो ऐसे इस तरह से धर्म का पालन नहीं करने दिया जाएगा। इसके अर्थ जरूर निगेटिव होती है, लेकिन हमारे देश में पॉजिटिव अर्थ लगाया गया है। एसआर बॉम्बे का मामला है। एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994। एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 के बाद में निर्धारित किया गया था कि पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है।
तो उद्देशिका का जो सारांश जो है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं उसका भी यही उद्देश्य है। तो दोनों का उद्देश्य सेम है, उद्देशिका का भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भाग 4 का भी। ठीक है, अब आता है लोकतंत्रात्मक। भाई लोकतंत्रात्मक को और देख लेते हैं। तो लोकतंत्रात्मक इसमें डेमोक्रेसी की बात है। तो डेमोस दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटस। डेमोस मतलब जनता और क्रेटस मतलब शासन और शासन या शक्ति। तो डेमोस क्रेटस का शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है लोकतंत्रात्मक। जब शासन की शक्ति जनता में नहीं तो ये अर्थ लोकतंत्र का होता है। जनता के हाथों में जब शक्ति होती है शासन की तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात देश की संप्रभुता अब भारत की जनता में निहित है और देश में जनता के लिए जनता की सरकार कायम है। इस बात के सबूत में हम देखते हैं कि हर 5 साल भारत में आम चुनाव होते हैं जिनमें जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो राज्य में और केंद्र में जाकर सरकार का संचालन करते हैं। रूल ऑफ लॉ विधि का शासन लोकतंत्र की विशेषता है। बंधुत्व की भावना का विकास करना लोकतंत्र का प्रमुख तत्व माना जाता है। एक लोकतंत्र भी 2 तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में कौन सा होता है, जनता स्वयं संप्रभु होती है। और मतलब डायरेक्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जनता स्वयं संप्रभु होती है, डायरेक्ट देख रहे हैं प्रत्यक्ष। दूसरा, जनता की ही सरकार होती है, जनता स्वयं निर्णय करती है। और चौथा मतलब इसमें तीसरा है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड में भी कुछ राज्यों में कुछ हिस्से में है। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष है डायरेक्ट, और हमारे यहाँ पे कैसा है, इनडायरेक्ट है। प्रतिनिधि शासन इनडायरेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट वाला देखते हैं। तो इनडायरेक्ट प्रतिनिधि शासन है हमारे देश में, भारत में, इंडिया में इनडायरेक्ट लोकतंत्र में। सेकेंड, इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। तीसरा, जनता के प्रति लोकसभा जिम्मेदार होती है, हमारे यहाँ मंत्रिमंडल शासक होता है। और चौथा है हमारे यहाँ इनडायरेक्ट जो है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड में क्या है, डायरेक्ट लोकतंत्रात्मक शासन है और इंडिया में इनडायरेक्ट है। अब गणराज्य की बात आई तो गणराज्य सबसे बड़ी विशेषता, राज्य की शक्ति जनता में निहित है, जनता के हाथों में होती है। जनता सुप्रीम है, सर्वोच्च है, सब लोग समान होते हैं। सबसे बड़ी गणराज्य की क्या बात है, विशेषता, सब लोग समान होते हैं, सार्वजनिक पद जनता के लिए होते हैं। आम आदमी देश का सर्वोच्च शासक बन सकता है, आम आदमी भी बन सकता है भाई, कोई विशेष स्पेशल योग्यता होने की ज़रूरत नहीं होती है, आम आदमी भी सर्वोच्च शासक बन सकता है। और हमारा देश तांत्रिक गणराज्य है, जनता का शासन है, जनता द्वारा मतलब जो लोगों के द्वारा चुना जाता है। हमारे यहाँ दोनों को अपनाया गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली भी है। ठीक है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल प्रणाली है, सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। गणराज्य से अभिप्रेत है, राज्य के सर्वोच्च अधिकारी का पद वंशानुगत नहीं है। ठीक है, हेरिडेटरी नहीं है, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन पर आधारित। इस दृष्टि से भारत और अमेरिका गणराज्य है, क्योंकि इन देशों में राज्य के सर्वोच्च अधिकारी का पद वंशानुगत नहीं है। इन देशों में राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च अधिकारी होता है उसका निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन किया जाता है। इसके विपरीत इंग्लैंड गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ राजा या रानी का पद वंशानुगत होता है। अब प्रस्तावना का जो है महत्व,
क्या हैं ये देख लेते हैं। उद्देश्य देख लिया हमने, उद्देशिका का उद्देश्य क्या होता है बनाने के पीछे, क्यों बनाई गई उद्देशिका, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का जो महत्व उस समय उजागर होता है जब संविधान के किसी प्रावधान की भाषा और उसका अर्थ स्पष्ट या संदिग्ध हो। ऐसी स्थिति में उसे समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो बेरोजगारी का जो मामला है ना, बेरोजगारी के मामले में जो उद्देशिका है उसे संविधान का भाग नहीं माना गया था। ठीक है, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट का मामला है इन री बेरोजगारी, और केशवानंद भारती के मामले में माना गया था। ठीक है, तो केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट, उद्देशिका संविधान का भाग है। इस मामले में यह भी कहा गया है कि उद्देशिका संविधान की आधारिक संरचना है। ठीक है, बाकी तो हमने देख लिया है, और ठीक है, ये तो हमारी प्रियम्बल कंप्लीट हो गया है, और उद्देश्य हमने देख लिया, प्रस्तावना देख लिए क्या क्या है, क्यों बनाया गया है, प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और कल की क्लास में मिलते हैं फिर। और नेक्स्ट क्लास आपकी MP GK के लिए होगी, तो MP GK में अगर आप क्लास करना चाहते तो आप कमेंट करके बताइए MP GK के लिए, तो हम आपको MP GK भी करवा देंगे लाइव क्लास में। और अगर नहीं चाहते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, इसी ऐप पर आपको टेस्ट अवेलेबल होगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी हम आपको टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं। डेली इवनिंग में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, ला सब्जेक्ट के भी और MP GK के भी, MP ADPO के लिए। और बाकी आप दूसरी स्टेट की जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो हमने बता दिया है, जैसे राजस्थान है, बिहार है, और UP है, MP है, और छत्तीसगढ़ है, तो इन सभी की जो वैकेंसी आने वाली है, इसलिए हम सभी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और हम आपको मेंस का भी नोट्स प्रिपेयर करवा देंगे, क्योंकि ये जो हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं ये आपके मेंस के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, इससे आप तैयार हो जाएंगे। आपके मेंस की नोट्स भी आपको अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी, और अलग से मेंस की क्लास करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप क्या आपको संशोधन चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।